कैसी हो रीवा? तबीयत तो ठीक है ना? किसी बात की टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। फोन पर अभय की आवाज़ सुनते ही रीवा का चेहरा खिल उठा। अगर सुबह शाम दोनों वक्त अभय का फोन ना आए तो उसे बेचैनी होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? सिंगापुर में तो इस समय दोपहर होगी। तुमने लंच ले लिया? अच्छा, इंडिया आने का कब का प्लान है? करीब 10 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए। देखो, अब मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे यह लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज पसंद नहीं है। एक ही सांस में रीवा सब कुछ कह गई। बेशक उन दोनों की रोज बातें होती हैं, फिर भी रीवा के पास कहने को इतना कुछ होता है कि फोन आने के बाद वह जैसे चुप ही नहीं होना चाहती है। वह भी क्या करे, उनकी शादी हुए अभी 1 साल ही तो हुआ है और शादी के 2 महीने बाद ही सिंगापुर की एक कंपनी में अभय की नौकरी लग गई थी। वह पहले वहां सेटल होकर ही रीवा को बुलाना चाहता था, पर अभी भी वह इतना सक्षम नहीं हुआ था कि अपना फ्लैट खरीद सके। ऊपर से वहां के लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना भी आसान नहीं था। कुछ पैसा उसे इंडिया भी भेजना पड़ता था, इसलिए वह न चाहते हुए भी रीवा से दूर रहने को मजबूर था। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर यह दूरी नहीं सहनी पड़ेगी। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफ़ी तरक्की कर ली है और थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। अभय से फ़ोन पर बात कर कुछ पल तो रीवा को तसल्ली हो जाती कि अब वह जल्दी अभय के साथ होगी, पर फिर मायूस हो जाती। इंतजार करते करते ही तो इतना समय बीत गया था। बस यही सोचकर खुश रहती कि चलो अभय उससे रोज फ़ोन पर बात तो करता है। बातें भी बहुत लंबी लंबी होती थीं, वरना एक अनजाना भय उसे घेरे रहता था कि कहीं वह वहाँ एक अलग गृहस्थी न बसा ले। इसीलिए वह उसके साथ रहने को बेचैन थी। वैसे भी जब लोग उससे पूछते कि अभय उसे साथ क्यों नहीं ले जाता, तो वह उदास हो जाती। दूर रहने के लिए तो शादी नहीं की जाती। उसके फ्रेंड्स अक्सर उसे लॉन्ग डिस्टेंस कपल कहकर छेड़ते, तो उसकी आंखें नम हो जाती। रीवा, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूं। तुम आने की तैयारी करना शुरू कर दो। जल्द ही मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा दूंगा, फिर हम घूमने चलेंगे। बोलो, कहाँ जाना चाहती हो? मलेशिया चलोगी? यह सुनते ही रीवा रो पड़ी। जहाँ तुम ले जाना चाहोगे चल दूंगी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया चलेंगे, बहुत ही खूबसूरत देश है। अभय से बात करने के बाद रीवा का मन कई सपने सजोने लगा। अब जाकर उसका सही मायनों में वैवाहिक जीवन शुरू होगा। वह खरीदारी और पैकिंग करने में जुट गई। रात को भी अभय से बात हुई तो उसने फिर वही बात दोहराई। अभय के फ़ोन आने का एक निश्चित समय था, इसलिए रीवा फ़ोन के पास जाकर बैठ जाती थी। लैंडलाइन पर ही वह फ़ोन करता था। उस दिन भी सुबह से रीवा अभय के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन समय बीतता गया और अभय का फ़ोन नहीं आया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था कि फ़ोन ना आए। सोचा कि बिजी होगा, शायद बाद में फ़ोन करे, पर उस दिन तो क्या, उसके बाद तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे धीरे 10 दिन बीत गए, पर अभय की न तो कोई खबर आई और न ही उसका फ़ोन आया। पहले तो उसे लगा शायद अभय का सरप्राइज देने का यह कोई तरीका हो, पर वक्त गुजरने के साथ उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ मिला। कंपनी के नंबर पर किया तो किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सिंगापुर में अभय एक फ्रॉड के केस में फंस गया था। 10 दिनों से वह जेल में बंद था। उसे लगा कि अगर रीवा को यह बात पता चलेगी तो न जाने वह कैसे रिएक्ट करे। कहीं वह उसे गलत न समझे और यह सच न मान ले कि उसने फ्रॉड किया है। कंपनी ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालकर केस क्लोज करा देगी। इसलिए अभय ने सोचा कि बेकार रीवा को क्यों बताए। जब केस क्लोज हो जाएगा तो वह इस बात को यहीं पर दफन कर देगा। इससे रीवा के मन में किसी तरह की शंका पैदा नहीं होगी कि उसका पति बेईमान हो सकता है।
असल में अभय जिस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर था, उसके एक क्लाइंट ने उस पर $30,000 की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। क्लाइंट का कहना था कि उसने सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उसका विश्वास जीता और बाद में उसके अकाउंट में गड़बड़ी कर यह फ्रॉड किया। असल में यह अकाउंट में हुई गलती थी। डेटा खो जाने यानी गलती से डिलीट हो जाने की वजह से यह सारी परेशानी खड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस ने अभय को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फ्रॉड करने के लिए कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और फाइन भी लगाया था। उसे अपनी बात कहने या प्रमाण पेश करने तक का अवसर नहीं दिया गया। आप यकीन मानिए सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अभय की बात सुनकर पुलिस अफसर करण बोला, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। पकड़े गए तो अपने को बेगुनाह साबित करने में बरसों भी लग सकते हैं और यह भी हो सकता है कि 2-3 दिन में भी छूट जाओ। करण साहब, अभय बेगुनाह है, यह बात तो उनकी कंपनी भी कह रही है, लेकिन क्लाइंट का आरोप है कि उन्होंने $30,000 का फ्रॉड किया है। कंपनी तो सारी डिटेल चेक कर क्लाइंट को एक निश्चित समय पर पैसा भी देने को तैयार है। हालांकि उसके लिए अभय को भी पैसे भरने पड़ेंगे। अभय के वकील ने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। अपनी टूटी फूटी हिंदी में कंपनी के मालिक जॉन ने पूछा, तुम्हारी वाइफ को हम क्या उत्तर दें? वह बार बार हमें फ़ोन कर रही है। उसने तो पुलिस को इन्फॉर्म करने को भी कहा है। सर, आप प्लीज़ उसे कुछ न बताएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे बेईमान समझे। वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता हूँ, पर वह तो यहाँ आने की बात कर रही थी। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? जॉन की बात सुनकर अभय के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठीं। जॉन की बात सुन अभय के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठीं। वह जानता था कि अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पहले उसे डिलीट हुए डेटा को कैसे भी दोबारा जनरेट करना होगा और वह करना इतना आसान नहीं था। $30,000 उसके पास नहीं थे जो वह चुका पाता। कंपनी भी इसी शर्त पर चुकाने वाली थी कि हर महीने उसकी सैलरी से अमाउंट काटा जाएगा। वह जानता था कि वह इस समय चारों ओर से घिर चुका है। कंपनी वाले बेशक उसके साथ थे और वकील भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे रीवा की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने दिनों से उसने कोई फ़ोन नहीं किया था, इसलिए वह तो अवश्य घबरा रही होगी। हालांकि अभय की कुलीग का कहना था कि उसे रीवा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। इससे उसे कम से कम अभय के ठीक ठाक होने की खबर तो मिल ही जाएगी। हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल ले। मगर अभय इसी बात को लेकर भयभीत था कि कहीं रीवा उसे गलत न समझ बैठे। जितना आदर सम्मान और प्यार वह उसे करती है, वह कहीं खत्म न हो जाए। वह भी रीवा से इतना प्यार करता है कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। इंडिया में बैठी रीवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभय की खोज खबर कैसे ले, इस बारे में उसने अपने मौसा से बात की। वे IFS में थे और इस समय अमेरिका में पोस्टेड थे। उन्होंने सलाह दी कि रीवा को सिंगापुर जाना चाहिए। सिंगापुर पहुंचकर रीवा ने जब कंपनी में कांटेक्ट किया तो सच का पता चला। बहुत बार चक्कर लगाने और जॉन से मिलने पर ही वह इस सच को जान पाई। सच्चाई जानने के बाद उसके पांव तले की जैसे जमीन ही खिसक गई। अभय को बेईमान मानने को उसका दिल तैयार नहीं था, लेकिन पल भर को तो उसे भी लगा कि जैसे अभय ने उसे धोखा दिया है। अपने मौसा को उसने सारी जानकारी दी और कहा कि वही किसी भी तरह से अभय को छुड़वाएं। रीवा को अपने सामने खड़ा देख अभय सकपका गया। तुम यहाँ कैसे, कब आई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन मानो रीवा, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ कितना अकेला पड़ गया था। घबराहट में अभय से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था। मुझे तुम पर यकीन है अभय, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रीवा के मौसा के इन्फ्लुएंस और इंडियन हाई कमीशन के दखल से अगले 2 दिनों में अभय जेल से बाहर आ गया।
रीवा मुझे माफ़ कर दो, पर मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। सब भूल जाओ अभय, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है। लेकिन अब तुम सिंगापुर में नहीं रहोगे, इंडिया चलो, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेना। हम कम में गुजारा कर लेंगे, पर रहेंगे साथ। कंपनी के पैसे कंपनी से हिसाब लेने पर चुका देंगे। कम पड़ेंगे तो कहीं और से प्रबंध कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। दूसरे देश में पैसा कमाने से तो अच्छा है अपने देश में 2 सूखी रोटियां खाकर रहना। कम से कम वहाँ अपने तो होते हैं। इस पराये देश में तुम कितने अकेले पड़ गए थे। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलने की तैयारी करो। रीवा के हाथ को मजबूती से थामते हुए अभय ने जैसे अपनी सहमति दे दी। वह खुद भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से निकलकर रीवा के साथ रहना चाहता था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।